नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून स्थित उत्तराखंड की विधानसभा को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि देश की सभी विधानसभाएं ई बनाई जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बनाई जा रही है, जिसमें इसी के तहत में केंद्र सरकार से विधानसभा के लिए उत्तराखंड को भी बजट आवंटित हुआ है और जिसमें राज्य सरकार की तरफ से भी विधानसभा के लिए बजट मुहैया करवाया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्य देहरादून से शुरू किया गया, जबकि आगामी दिनों में भराड़ीसैंण को भी ई विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा का डिजिटलीकरण जो है वो किया जा रहा है और जल्द ही ई विधानसभा बनाया जा रहा है। ऋतु खंडूरी भूषण ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी, साथ ही केंद्र सरकार से बजट जो आवंटित हुआ है उसको लेकर भी जानकारी दी है। दरअसल ऋतु खंडूरी भूषण ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा को भी ई डिजिटलीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के माध्यम से चलाया जाएगा, जिससे कई तरह की जो परेशानियां आती हैं वो भी नहीं होंगी। साथ ही जल्द ई विधानसभा बनाया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे पूरे भारत में जो विधानसभाएं हैं वो ई हो रही हैं, तो हमें भी भारत सरकार के माध्यम से फंड आया है और ऑफ कोर्स उत्तराखंड सरकार ने भी हमें उसमें एडिशनल फंड्स दिए हैं और उसके तहत पूरा जो विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा जो गैरीसैंण में है वो पूरा डिजिटाइजेशन होगा। तो डिजिटल अब हम होने जा रहे हैं और कम से कम पेपर यूज का कार्य करने जा रहे हैं। तो उसमें चीजें बदली, कहीं तार डलनी थी, कहीं इस तरह की छोटी मोटे काम हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम देहरादून विधानसभा से शुरू करते हुए यहाँ रेनोवेशन करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी की नियमावली तैयार करने का काम आखिरी मोड़ पर है। शादियों के पंजीकरण के लिए भी नवंबर से विशेष अभियान यूसीसी को अक्टूबर तक लागू करने के बाद में नवंबर 2024 से मई 2025 के बीच विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ उन सभी शादियों को पंजीकृत किया जाएगा जो यूसीसी लागू होने से पहले भी हो चुकी हैं। हाँ, वो तो देखिए, मैंने पहले भी कहा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, हमने कहा था कि जब अगर हमारी सरकार आती है, हमें मैंडेट मिलता है तो हम प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू करेंगे। तो उसी बात को जो है कि संकल्पित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके सरकार ने पहली ही कैबिनेट पे जो है कि यूसीसी के बिल को पास किया था और उसके तत्पश्चात उसको जो भी उसकी संवैधानिक जो बाध्यताएं हैं या संवैधानिक जो अनिवार्यताएं हैं उन सबको पूर्ण करने के बाद विधानसभा में उसको पारित किया गया और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा केदारनाथ को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस जहां पर केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस की यात्रा को औचित्यहीन बताते हुए गुट विशेष की दौड़ को ठहराया है। बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने इसको लेकर कहा कि ये यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। केदारनाथ धाम का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय भी उनके निगम के अध्यक्ष जूते सहित मंदिर के अंदर चले गए थे। पहली बात तो ये है कि यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। कारण ये है कि केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं, वो जूते समेत जो मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की। इन
दिनों पूरे प्रदेश में आपदा के हालात बने हुए हैं। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली आदि जिलों में आपदा की स्थिति बनी हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का भी कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री और अधिकारी अपने अपने स्तर से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच सके सेवक के रूप में प्रभावितों तक राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है। कांग्रेस के श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित पदयात्रा देवप्रयाग होते हुए श्रीकोट पहुंची है और इस पदयात्रा का केदारनाथ धाम में जाकर समापन किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल बिस्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जुट रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में कृष्णा माई गुफा का भी नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। वहीं किराया भी 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ के नाम पर जो पाप बीजेपी सरकार ने किया, उसके लिए बीजेपी को देवभूमि की जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। इसकी संस्कृति, इसकी देव संस्कृति के संग खिलवाड़ हो रहा है और हमारा फर्ज भी है कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कि देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं और धर्म के नाम पर पोलराइजेशन और वोट तो कर रहे हैं, साथ ही भगवानों का जो है व्यवसायीकरण भी करा रहे हैं और मदद कर रहे हैं उसमें, उन लोगों का चेहरा पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने हम एक्सपोज करें। सोने की चोरी में एक 2-2 साल तक जवाब नहीं देते, शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं, केदारनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह का खुद मोदी जी अपमान करते हैं। धार्मिक यात्रा है, लोगों को जन जागृत करने वाली यात्रा है और साथ में जो दो भाइयों की जो पार्टी है उस पार्टी को ये बताने की भी यात्रा है कि आज से वर्षों पहले जब सतयुग, द्वापर और त्रेता की बात थी, ऐसे कई बार ऐसे हथकंडे लोगों ने अपनाए। पौंड्रुक स्वयं भगवान बनने को तैयार हो गया था। रावण इसी हिमालय से शिवलिंग को उठा करके लंका ले जाने को भी उसने कोशिश की थी। जी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार हर की पैड़ी से और केदारनाथ तक की ये पैदल यात्रा है, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा आप देखेंगे कि केदारनाथ धाम की अस्मिता को लगातार लूटने का काम, वहां पर सोना चोरी के बाद भी 1 साल तक कोई वो न होना और कृष्णा माई जो गुफा है उसका नाम अन्यत्र किसी एक व्यक्ति के नाम करना, इसके विरोध में लगातार जो हमारे 4 धामों के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरह से इस बार की पूरी यात्रा को प्रभावित कर दिया गया है, उसके खिलाफ ये हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आदरणीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अलावा, क्योंकि ये यात्रा है केदारनाथ बाबा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। उत्तराखंड देवभूमि भी है, धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व है उत्तराखंड का। अब पंच केदार, पंच बद्री, छठा केदार कौन सा? रानी जी को सोचना चाहिए कि आस्था से खिलवाड़ न करे। ये राम का नाम लेते हैं, राम के सहारे ये लोग आए हैं, अब ये छठा केदार बनाने की क्या बात है? उसी चीज को लेके ये यात्रा निकली है। धर्म बचाने की यात्रा है ये और यहाँ के टूरिज्म को बचाने की ये यात्रा है और जो हमारे धाम है जो कि विश्व प्रसिद्ध है उसको बचाने की यात्रा है। यदि ये धाम नहीं होंगे तो विश्व में हमारा क्या नाम होगा? और इन धामों के बदौलत ही हमारे क्षेत्रपाल, ये हमारे रक्षक है और यदि हम इनको बाजारीकरण कर देंगे इनका तो कैसे होगा?
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी केदारनाथ बचाओ यात्रा पर तंज कस रही है, जबकि इस यात्रा को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। बीजेपी के तमाम नेता केदारनाथ यात्रा को लेकर परेशान हो गए, इसलिए तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता न तो कभी केदारनाथ और न ही चारों धाम के विषय में कुछ सोचते हैं। आप सैया चले जाइए ना, जिसका बच्चा भरा है मासूम, ये दावे कर रहे हैं। देहरादून जनपद है और देहरादून सैया हाईवे में जिस प्रकार से रास्ता रुका और उसके कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जिस प्रकार से चमोली जनपद में तमाम जगहों पर लगातार पिछले 20 दिनों से पूरे रास्ते बंद हैं। वहां जाकर देखिए ना, केदारनाथ में जहां बोल्डर गिरने से 3 यात्रियों की मौत हो गई, वहां जाके देखिए गौरीकुंड में जहां 200 मीटर सड़क गायब हो गई, वहां जाके देखिए पूरे यमुनोत्री क्षेत्र में। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी के भीतर सिर फुटबॉल की स्थिति भी बनी हुई है। जो बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी बताने से नहीं थकती थी, उत्तर प्रदेश में हल्का झटका लगने के बाद बीजेपी का अनुशासन तिनके की तरह बिखर गया। ये स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है। भाजपा में इस समय आपस में दंगल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और ये सिर्फ फुटबॉल जो है उनकी उस ऐसे समय में होती है जब ये राज्य आपदाग्रस्त है। सरकार का आपदा से निपटने के कामों में नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति में अलग गिरावट है। सारे ज्वलंत प्रश्न है, लेकिन भाजपा जो है आपस के स्कोर बराबर करने में लगी हुई है और एक अनुशासित पार्टी के रूप में। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस ने केदारनाथ में सोना चांदी गायब होने के मामले की सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज से जांच करने की भी मांग की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री से भी केदारनाथ की
अवमानना पर माफी मांगने की मांग की। साथ ही कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में भाग लेने के बाद कांग्रेस के शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जैसे जैसे करण महारा और कांग्रेस के साथी केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे बीजेपी में भी बेचैनी बढ़ गई है। राहुल गांधी भी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के समापन पर आ सकते हैं। देखिए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ का मंदिर है और अगर वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होंगी जिससे सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहत होंगी तो निश्चित तौर पर ये गलत है। और जिस तरीके से साल भर से ज्यादा समय हो गया है, केदारनाथ में 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, इस पर तीर्थ पुरोहितों ने सवाल उठाए, विपक्ष ने भी लंबे समय तक सवाल उठाए। अब गुरु शंकराचार्य जी ने इस मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखी है, तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी। और जब पहले दिन ही आरोप लगे थे तभी अगर इसमें पारदर्शिता बरती जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। क्योंकि कोटि कोटि श्रद्धालुओं को जाने का अधिकार है कि जब वहां पर सोना चढ़ाने की बात। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार स्थित तीनगढ़ गांव पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 50 परिवारों से ज्यादा आबादी वाले तीनगढ़ गांव में कई मकान ध्वस्त हुए, लोग पूरी तरह से बेघर हुए और वहीं सरकार प्रभावितों की राहत कैंप में खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि ग्रामीण 2013 से लेकर लगातार विस्थापन की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें विस्थापित नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को आपदा के मानकों में बदलाव करना चाहिए ताकि लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तीनगढ़ गांव तो जहां पर 50-55 परिवार की आबादी है पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहां पर इंटर कॉलेज में जिन लोगों ने शरण ली है, प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएं, समस्याएं हैं, टेंशन नहीं हो रही। छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने आपको बताया कि जर्जन मटकोटा दिनेशपुर मार्ग पर हो रहे हादसे और यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पर फायरिंग को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। महाजन ने शासन प्रशासन को लेकर जिम्मेदार ठहराते हुए तत्काल मटकोटा सड़क के पुनर्निर्माण के साथ में उनके चौड़ीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ खानापूर्ति करते हुए गड्ढे पाटने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक क्लियर कट है, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, काम मैंने गिना दिया। अरे हमारे बच्चों के लिए ये तो कोई बीजेपी कांग्रेस की भी बात नहीं है भाई। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तब भी हमारे बच्चों को पैसे मिले, वजीफा मिला, वो संत केसर सिंह योजना का लाभ मिला हमारे बच्चों को। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आए जिसमें फडणवीस साहब, वो निशा जी, पता नहीं कई लोग मुख्यमंत्री बने थे, मिला। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, उस समय भी मिला। उसके बाद तो फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई। ये घटना 27/6/2024 की है, जो फूलपुर में गांधी पार्क में 2 शूटरों द्वारा मेरे बड़े बेटे प्रशांत सिंह के ऊपर वो फायरिंग की गई, उसमें वो घायल हुआ। उसका अभी भी इलाज चल रहा है। उसमें पुलिस द्वारा 3 रैकी करने वालों को गिरफ्तार किया गया और एक शूटर उसमें गिरफ्तार हुआ है। और एक शूटर ने, पुलिस का कहना है कि सरेंडर किया है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी अदर केस में। और पुलिस का कहना ये भी है कि अभी कुछ लोग और भी हैं इसके षड्यंत्र में, जिनके खिलाफ पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। परंतु मुझे अफसोस इस चीज का। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
साजन डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पर आन जान तक खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो मैं। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में बीती 16 जुलाई से हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें वन विभाग को दिए गए लक्ष्य के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है और वहीं विभाग अपने स्तर पर भी वृक्षारोपण कर रहा है। इसको लेकर अपर प्रमुख वन संरक्षण ने बताया कि 10,064 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है। हरेला का कार्यक्रम जो है 16 जुलाई से प्रारंभ कर दिया गया था। राज्य स्तरीय भी प्रोग्राम एक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के गरिमामयी उपस्थिति में एक हमारे यहाँ माल देवता में प्रोग्राम भी हुआ था और सभी जिलों में भी जो है ये हरेला कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण शुरू किया गया है 16 तारीख से ही। और इसके अतिरिक्त हमारा विभागीय वृक्षारोपण भी है। विभागीय वृक्षारोपण इस बार करीब 10,064 हेक्टेयर में है, जिसमें कि 1 करोड़ 6 लाख पौधों का जो है रोपण भी था। तो वो भी कार्यक्रम अभी चल रहा है, रोपण का कार्यक्रम भी चल रहा है। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला तीसरे चरण में आ गया है, जिसमें डाक कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कांवड़ियों और बड़े वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया है। वाहनों की बैरागी कैंप में ही ठहराया जाएगा। हरिद्वार दिल्ली हाईवे को एग्जिट के लिए भी फ्री रखा जाएगा। एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल ने बताया कि आज से लागू किया गया ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान महाशिवरात्रि पर्व तक लागू रहेगा और अब तक करीब 80 लाख कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल भरकर रवाना हो चुके हैं। जो देहरादून या चंडीगढ़ से आने वाली जो गाड़ियां हैं या हिमाचल से, वो मोतीचूर के पास उनका बस स्टेशन बनाया गया है। इसी क्रम में जो दिल्ली मेरठ इधर साइड से आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको हम लोगों ने जो मेन रोडवे स्टेशन है वहाँ से हटा के उसको चेंज किया है और नीलधारा हमने तीसरा रेलवे बस स्टेशन बनाया है, जहाँ पर जो भी बसें हैं जो मुरादाबाद या नजीबाबाद की ओर से आने वाली हैं उनको वहाँ रखा गया है। और ऋषिकुल में हमारा सेकंड रोडवे स्टेशन बनाया गया है। तो जो भी यात्रीगण हैं वो वहीं से ही अपनी गाड़ियों को पकड़ेंगे या वहीं तक आएंगे। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के टेड़ा घाट गांव में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता रणजीत सिंह नामधारी की उपस्थिति में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने कई प्रजाति आम, अमरूद, नींबू और कटहल आदि के फलदार पौधों का वितरण और वृक्षारोपण किया है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी ने बताया कि वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कदम होने के साथ ही आने वाले पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित करता है। इस मौके पर उन्होंने प्रकृति को सुरक्षित, संरक्षित और साथ ही हरा भरा रखने के उद्देश्य से अधिक पेड़ लगाने हेतु अपील और प्रेरित किया है। विश्व प्रगति संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे क्षेत्रवासियों को। और इस ग्राम टेड़ा घाट में आज वृक्षारोपण की गई है और हर घर में संदेश, हर जन को संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और जीवन को बचाने का काम करें। अगर जीवन को बचाना है तो पौधा लगाना बहुत जरूरी है। ज्योति जीवन ट्रस्ट की तरफ से घर घर में पौधे लगाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबको अधिक से अधिक इस प्रकृति की रक्षा के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आज हमारे यहाँ से पेड़ लेकर जा रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो गांव-गांव में एक मुहिम चलाई गई है कि हर गांव में हमारा ट्रस्ट जो है
पौधा वितरण करेगा और पौधा खुद लगाएगा भी। अभी हम लोगों ने आगे का एक मुहिम बना रखा है कि आगे की तैयारी है, जो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जो हम हर स्कूलों में पौधा लगाने का काम करेंगे और हमारा ट्रस्ट खुद अपने हाथों से पौधारोपण का कार्य करेगा। आज में इतना ही। नमस्कार।